Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. In continuation with our discussion about S and P block elements, आज हमने देखना है क्लोराइड्स पीरियड नंबर 3 के. तो we will start off by giving the heading S and P block elements और इनमें हमने एनालिसिस करनी है क्लोराइड्स की. Just as we have done before, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लोराइड्स के डेफिनेशन को. जैसे ऑक्साइड्स को हमने डिफाइन किया था पहले कि ऑक्साइड्स बेसिकली आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, उसी तरीके से क्लोराइड्स को जब आप डिफाइन करोगे, इसकी जब हम डेफिनेशन लिखते हैं, वी विल डिफाइन इट एज बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के बाइनरी कंपाउंड्स को हम क्लोराइड्स कहते हैं. और बाइनरी कंपाउंड्स का कंसेप्ट मैंने पहले क्लियर किया हुआ है. दीज आर दोज कंपाउंड्स जिसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते. ऐसे कंपाउंड्स को हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स. उनके पहले फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम. सोडियम की कम्बिनेशन जब क्लोरीन के साथ होती है, इट प्रोड्यूसेस NaCl. बहुत ही कॉमन है. इट्स कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट, नमक जो हम खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं. देन यू गॉट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. इसके बाद है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. फिर सिलिकॉन है SiCl4. फिर फॉस्फोरस है. फॉस्फोरस का आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि फॉस्फोरस दो मुख्तलिफ किस्म के क्लोराइड्स प्रोड्यूस करता है. एक PCl3 है और दूसरा PCl5 है. देन यू गॉट सल्फर. फॉस्फोरस के बाद सल्फर है. सल्फर का जो वो है फॉर्मूला दैट इज S2Cl2. तो ये सारे के सारे क्लोराइड्स हैं जो पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इनमें अगर हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, चार्ज चेक करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरीन विल हैव अ चार्ज ऑफ -1. मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 +3 है, यहाँ पर -1 और +4 होगा. In this case it will be -1 again, -1 यहाँ पर +3 होगा, ये -1 and +5 होगा. और in this case it would be it is -1 and +2. तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो एलिमेंट्स के ऊपर मौजूद होंगी जो कंबाइन करते हैं क्लोरीन के साथ. ठीक है, जहां तक इनके नेचर का ताल्लुक है, अब पहले जो दो क्लोराइड्स मैंने आपको लिख के दिखाए हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम, चूंकि ये इनकी फॉर्मेशन में मेटल की कम्बिनेशन हो रही है नॉन मेटल के साथ, तो यू कैन से कि व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर, इन दोनों की कम्बिनेशन से आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे. तो बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज आयोनिक. ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं. और आयोनिक कंपाउंड्स का आपको पता है कि जब हम इनकी स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका स्ट्रक्चर किस हालत में होगा. इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस का मतलब इनके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दे अरेंज देमसेल्व्स इन 3 डायमेंशंस. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है. क्रिस्टल लैटिस ये प्रोड्यूस करते हैं और इनका नेचर होता है आयोनिक. ठीक है, और इनमें जो वो होंगी पॉजिटिव, जो चूंकि आयोनिक है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे, दे विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इन दोनों की तरह आयोनिक नहीं होता. दैट्स व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 कंपाउंड्स. सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों आयोनिक होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. डिस्पाइट बीइंग मेटालिक, एल्यूमिनियम मेटालिक होने के बावजूद, मेटल एंड नॉन मेटल की कम्बिनेशन के बावजूद, यहाँ पर जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कोवेलेंट इन नेचर. कोवेलेंट कंपाउंड होता है जिसका रंग सफेद होगा. इट्स अ वाइट कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, ये पहली पॉइंट हो गई. इट इज लेयर्ड लैटिस. रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर चेक करो तो ये आपको लैटिस की फॉर्म में मिलेगा. रूम टेम्परेचर में यू कैन से कि इसका नेचर क्या है, इट वुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लैटिस. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको इनके पार्टिकल्स की मिलेगी. लेकिन जब आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे और इसके टेम्परेचर को ले जाओगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और जो मॉलिक्यूल बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड एज डायमेरिक गैस। इट्स कन्वर्टेड इनटू अ डायमेरिक गैस जिसमें दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। डायमेरिक गैस की फॉर्म में जो इसका फॉर्मूला होगा इट विल बी Al2Cl6। इस तरीके से इसको लिखा जाता है और इस हालत में लाइक आई सेड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो यू कैन से कि टेम्परेचर को चेंज करके एल्यूमिनियम क्लोराइड के नेचर को चेंज किया जा सकता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर लैटिस की फॉर्म में मौजूद होगा तो प्रॉबेबली यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हो कि मे भी हो सकता है कि लैटिस की फॉर्म में होने की वजह से इसका नेचर शायद आयोनिक हो, लेकिन दैट इज नॉट द केस व्हेन यू टॉक अबाउट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके ये अपने आप को मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करता है और इसका नेचर आयोनिक से चेंज हो जाता है कोवेलेंट में। ठीक है, देन यू गॉट व्हाट, देन यू गॉट SiCl4। इसकी फॉर्मेशन भी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दिस इज अ प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड द सेम थिंग अप्लाइज ऑन दीज थ्री मॉलिक्यूल्स एज वेल। ये तीनों भी कोवेलेंट होंगे, इनमें भी कोई कबाहत नहीं है, you don't have any confusions about it, they will be covalent। ठीक है, कलरलेस कोवेलेंट कंपाउंड्स ये दोनों जो है, अब फिजिकल स्टेट को देखा जाए तो SiCl4 एंड PCl3 इनका फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड की हालत में, they are present in the form of liquids और simple molecular structures होते हैं और molecular structure होने की वजह से इनमें अगर हम attractive forces की बात करें तो इनमें weak intermolecular forces मौजूद होती हैं। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शायद इसमें डाइपोल फोर्सेस मौजूद हो, बट जनरली स्पीकिंग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ये है कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस मौजूद हैं। General description of van der Waals forces is a word which can be used for dipole forces, for hydrogen bonding and for London dispersion forces as well। तीनों पर ये चीज अप्लाई हो सकती है। PCl5 जो है इसको अगर देखा जाए इसका नेचर कोवेलेंट नहीं है। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग अबाउट इट, दिस इज नॉट कोवेलेंट। PCl5 को देखा जाए तो ये एक ऐसा कंपाउंड है विच इज क्लासिफाइड एज आयोनिक डिस्पाइट हैविंग नॉन मेटालिक एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसके लैटिस के अंदर अगर हम देखें यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस जो कि इस हालत में मौजूद होते हैं। इट इज PCl4 with a positive charge and PCl6 with a negative charge। तो PCl5 के स्ट्रक्चर में, यानी इसको आप डिवाइड कर सकते हो इस हालत में, एक PCl5 का मॉलिक्यूल क्लोरीन को लूज करेगा, डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा PCl5 क्या करेगा, उस क्लोरीन को एक्सेप्ट करके अपने आप को नेगेटिव पार्टिकल में चेंज कर लेता है। Now once they are converted into positive and negative ions, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं which can be classified as an ionic bond। तो ionic bond develops between these two positive and negative ions, जिसकी वजह से PCl5 को आप क्लासिफाई करोगे एज एन आयोनिक सॉलिड। लेकिन नेचर वाइज देखिए ये उसूल के खिलाफ जा रहा है, बिकॉज उसूल ये कहता है हमें कि अगर आपने आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करना है तो आयोनिक कंपाउंड की प्रोडक्शन के लिए आपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो बनाने हैं वो मेटल और नॉन मेटल से बनाने हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो यू कैन क्लासिफाई दिस, यू कैन ट्रीट दिस एज अ एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस के तौर पर आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी बात सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे गैसियस फॉर्म में तो इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ बैक इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो दिस कंडीशन, ये जो हमने लिखा हुआ है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू टॉक अबाउट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये चीज एप्लीकेबल है, लेकिन गैसियस हालत में ये अपने आप को दोबारा कन्वर्ट कर लेता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, H2Cl2 इज अ चेरी रेड लिक्विड, ये भी लिक्विड की हालत में मौजूद होगा। इट इज कोवेलेंट और इसका अगर आप कलर चेक करोगे तो इट इज चेरी रेड इन कलर। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, कोवेलेंट होगा और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है।
तो ये तो थी बात किसकी, दिस वॉज अबाउट द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। जहां तक इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो पार्टिकल के अंदर मौजूद हो। तो उसको आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू पुट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन ओवर हियर लाइक दिस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में मौजूद हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप ज्यादा करोगे उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। और अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से होंगे पार्टिकल्स के बीच में, ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। नेचर देखना है कि वो कंपाउंड आयोनिक है या कोवलेंट है। जनरल आइडिया हमें ये कहता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। तो एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो दोबारा मैं लिख देता हूं यहां पर, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 801 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज अराउंड 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, आयोनिक सॉलिड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इसके ज्यादा हैं। अब कंपैरेटिवली इसको अगर हम कंपेयर करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, MgCl2 714 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 1412 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, एंड थर्ड वन, ये दोनों तो आयोनिक कंपाउंड्स हो गए। एल्युमिनियम क्लोराइड, लाइक आई हैव टोल्ड यू, इट शोज बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि हम कौन से कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इट इज 192.6 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट इज 180। ऑब्वियसली नेचर की वजह से देख लें, एल्युमिनियम क्लोराइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा कम है। ठीक है, लाइकवाइज फॉर SiCl4 विच इज कोवेलेंट कंपाउंड, रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड की हालत में एग्जिस्ट करता है। तो इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। इट इज -68.74 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और 57.65 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज दी बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हमें अंदाजा हो रहा है कि SiCl4 इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देन यू गॉट PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज -93.6 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 76.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक हो गया। देन यू गॉट PCl5 पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड का, चूंकि यहां पर मैंने आपको कहा कि पेंटाक्लोराइड रूम टेम्परेचर पर आयोनिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो PCl3 के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होगा। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 160.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट इज 166.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये PCl5 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हुआ। एंड लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट S2Cl2 which is sulfur monochloride, इसका मेल्टिंग पॉइंट is -121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 59 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए। तो यू कैन क्लियरली सी कि जैसे जैसे इसका नेचर आयोनिक से कोवेलेंट हो रहा है तो वैसे वैसे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। ठीक है, तो इन केसेस में, सोडियम और मैग्नीशियम के केस में आपने जो अट्रैक्टिव फोर्सेस तोड़ने हैं वो कौन से होंगे, इंक्लूडिंग दिस बाय द वे एल्युमिनियम क्लोराइड, इसमें आपने आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना होता है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े ज्यादा हैं इसके। एज फार एज दीज 4 कंपाउंड्स आर कंसर्न, इसमें आपने क्या करना है, चूंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम है इनके, तो यू कैन से कि इन कंपाउंड्स को मेल्ट या बॉयल करने के लिए जिन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमने तोड़ना है दैट इज सपोज टू बी दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन 4 कंपाउंड्स में आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना है तब जाके ये कंपाउंड्स मेल्ट या बॉयल होंगे, और पहले 3 केसेस में आपने इनके आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना है तब जाके ये क्या करेंगे, ये अपने आप को कन्वर्ट करेंगे इनटू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी किसके बारे में, दिस इज अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड्स। इलेक्ट्रिकल conductivity
ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जब हम एनालाइज करेंगे, इसमें मैंने वही बात रिपीट करनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्साइड्स में बता दी थी। अगर आप कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो कंपाउंड्स के, तो कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में मुमकिन नहीं है। सिंपल रीजन ये है कि कंपाउंड की हालत में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। यू ऑलरेडी नो कि अगर आपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यू वुड बी नीडिंग द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इस केस में कंपाउंड के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। तो इनकी कंडक्टेंस को अगर आपने देखना है, यू गॉट टू हैव अ लुक एट इट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में मुमकिन नहीं है। तो पहली बात तो यहां पर क्लियर कर लेते हैं एक पॉइंट कि सॉलिड स्टेट में जितने भी क्लोराइड्स मौजूद हैं, whether they are ionic or covalent, all of them are classified as insulators. सॉलिड स्टेट में जितने कंपाउंड्स हैं उन सबको आप इंसुलेटर कहोगे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो पहले जो दो कंपाउंड्स हैं कौन कौन से, यहां पर हम मेंशन करेंगे NaCl और MgCl2। कलेक्टिवली हम इन्हें मेंशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनका जो नेचर है इट इज आयोनिक। ठीक है, और आयोनिक नेचर की वजह से अगर आपने इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवानी है तो व्हाट डू यू हैव टू डू, या तो आपने इन दोनों कंपाउंड्स को मेल्ट करना है, नहीं कर सकते तो कम से कम आपने इनको पानी में डिसॉल्व करके इसको कन्वर्ट करना है सॉल्यूशन की हालत में। नाउ व्हेन यू डू दिस, इन दोनों कंपाउंड्स के साथ अगर आप ये करोगे, मेल्ट या सॉल्यूशन की फॉर्म में जब चेंज करोगे तो ये कंपाउंड्स अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जब स्प्लिट कर लेते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हो वो अपने आप को आसानी से क्या कर लेते हैं, दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज कंसेप्ट ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है वो चार्जेस के कैरियर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो सोडियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में यू कैन क्लियरली से कि दे विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इफ यू कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड स्टेट। मेल्ट करके या सॉल्यूशन की फॉर्म में चेंज करोगे तो आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये क्या है, लाइक आई हैव टोल्ड यू, ये आयोनिक नहीं होता। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में, इफ यू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि AlCl3 बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, कोवेलेंट नेचर की वजह से एल्युमिनियम क्लोराइड को हम क्लासिफाई करेंगे इंसुलेटर्स के तौर पर। इंसुलेटर है, एल्युमिनियम क्लोराइड इज एन इंसुलेटर बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट नेचर। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ना सॉलिड स्टेट में करेगा ना लिक्विड स्टेट में इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है। और बाकी जितने कंपाउंड्स मौजूद हैं, चाहे वो SiCl4 हो, PCl3 हो या S2Cl2 हो, PCl5 हो, ये चारों के चारों कंपाउंड्स जो कि कोवेलेंट हैं तो इनमें भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, SiCl4, PCl3, PCl5 एंड S2Cl2। ये चार कंपाउंड्स ये हैं क्या, बाय नेचर दे आर कोवेलेंट, और कोवेलेंट नेचर का मतलब दे डोंट कंटेन एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ना होने की वजह से इन सारे के सारे कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करेंगे एज इंसुलेटर्स के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, दे वोंट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ना सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ना मोल्टन फॉर्म में, ना सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक हो गया, ये हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड्स। Now let's move on to the solubility of chlorides in water. Solubility of chlorides में हमने ये देखना है कि इन chemical compounds को जब हम dissolve करते हैं किसमें, when we mix it with water, what is the result? कुछ केसेस में आपको solutions न्यूट्रल मिलेंगे जिसमें सिर्फ कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बाकी केसेस में बाकायदा आपको ये कंपाउंड्स पानी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे और उसका नतीजा ये होगा कि आपको सॉल्यूशंस एसिडिक फॉर्म में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो क्लोराइड्स हैं,
क्लोराइड्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, व्हेन वी ट्राई टू मिक्स इट विथ वाटर, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन दैट दे विल प्रोड्यूस, उस हिसाब से हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, कौन कौन से दो हिस्से? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे न्यूट्रल सॉल्यूशन में, बिकॉज दो ऐसे कंपाउंड्स ऐसे हैं इसी क्लास में जिनको जब डिसॉल्व करोगे पानी में, दे टेंड टू प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्यूशंस। न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं विच बेसिकली आर NaCl एंड MgCl2। सोडियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो डिसॉल्विंग जब इनकी होती है पानी में, दे टेंड टू प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी जब डिसॉल्व होगा इट प्रोड्यूसेस Mg2, Mg+2 एंड 2Cl-1। ऑल्दो यहाँ पर जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये जब डिसॉल्व होगा पानी में, इट टेंड्स टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन जिसका pH 6.5 होगा, जबकि सोडियम क्लोराइड का जो pH होता है वो 7 होता है। स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है ऑन इट्स डिसोल्यूशन विथ वाटर, जबकि सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस अ परफेक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये होता है जब आप सोडियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करो। आइदर केस, इन दोनों को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दे प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्यूशंस, बाकायदा इनका पानी के साथ रिएक्शन होता नहीं है। पानी के साथ रिएक्शंस कौन शो करेगा? इट इज शोन बाय द 4 chlorides that are left, जिसमें हम शुरुआत कहां से करेंगे? We'll start with what? We'll start with aluminium chloride, जिसको हमने लिखना है ऐसे Al2Cl6 when you combine it with a molecule of water। 6 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जब इसकी कॉम्बिनेशन होती है, it produces 2 molecules of aluminium hydroxide AlOH whole thrice, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा? You will get 6 molecules of HCl। अब कंपैरिजन आप ये कह सकते हो कि जब एल्युमिनियम क्लोराइड को पानी के साथ मिलाया जाए, इट प्रोड्यूसेस अ बेस एज वेल एज एन एसिड। अब इस केस में आप डिसाइड कैसे करोगे कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? उसके लिए आपने इनकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को देखनी है, कौन सा ज्यादा ताकतवर एसिड है, कौन सा ताकतवर बेस है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड वुड बी क्लासिफाइड एज अ वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। चूंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इवेंचुअली जो मिक्सचर आपको मिलेगा दैट इज क्लासिफाइड एज अ एसिडिक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का अगर हम pH चेक करें तो pH is found to be 3, which is pretty strong by the way। तो ये रिजल्ट होता है जब एल्युमिनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस एन एसिडिक सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको ये 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू SiCl4। SiCl4 को जब हम पानी के साथ मिलाएं प्लस H2O, तो you are going to get, when it combines with 2 molecules of water, it's going to produce silica SiO2, और SiO2 के साथ आपको 4 molecules HCl के मिलेंगे। इस solution का pH will be around about 2। ठीक है, तो ये आपको मिलता है। SiCl4 की भी जब हम क्या करते हैं, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी एसेंशियली आप क्या कर सकते हो, इसको, ये न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैं, इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो एज एसिडिक सॉल्यूशंस। ये चारों एसिडिक सॉल्यूशंस होती हैं। और इन रिएक्शंस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? दिस रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें पानी बाकायदा रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस कहेंगे। तो SiCl4 की जब हाइड्रोलिसिस होती है, इट प्रोड्यूसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ सिलिका अलोंग विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। इट हैज अ pH ऑफ 2। लाइकवाइज जब हम PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड व्हेन यू कंबाइन इट विथ वाटर, पानी के साथ जब कंबाइन करेंगे, इट विल रिक्वायर अबाउट 3 मॉलिक्यूल्स, इट विल गिव यू अ मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 व्हिच is phosphorus acid along with 3 molecules of HCl। अब इस केस में ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, दोनों एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और इस सॉल्यूशन का pH विल बी क्या होगा? इट इज अराउंड अबाउट 2। तो ये भी काफी एसिडिक सॉल्यूशन होगा। लाइकवाइज व्हेन यू हैव PCl5 को जब हम कंबाइन करेंगे पानी के साथ, तो यहाँ पर भी सिलसिला कुछ ऐसे ही बनेगा। फॉस्फोरस एसिड की बजाय यू आर गोइंग टू गेट H3PO4 व्हिच इज क्लासिफाइड एज फॉस्फोरिक एसिड, और इसके साथ आपको 5 मॉलिक्यूल्स HCl के मिलेंगे। इसका भी pH 2 के बराबर होता है। तो ऑल इन ऑल व्हेन यू हैव अ लुक एट ऑल दीज रिएक्शंस,
इन रिएक्शंस को जैसे मैंने आपको पहले बताया है, दीज आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं which results in the formation of acidic solutions जिसका pH 3 से लेके 2 तक वेरी करता है। 2 to 3 pH इसका होता है और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जब इन कंपाउंड्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो। ठीक है, Last of all, let's have a look at the hydroxides of period number 3 elements. जब हम hydroxides के बारे में बात करते हैं तो hydroxides essentially are those compounds which contain OH negative ion in their structure. जिन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के अंदर आपको OH नेगेटिव आयन नजर आए ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोक्साइड्स कहेंगे और हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली क्लासिफाइड एज, अगर हम इसको केमिस्ट्री में देखें तो हाइड्रोक्साइड्स को जनरली बेस के तौर पर कंसिडर किया जाता है बिकॉज अरहेनियस कंसेप्ट के मुताबिक जब किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करो और वो OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करे ऐसे केमिकल कंपाउंड को बेस के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। तो हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली क्लासिफाइड एज बेसिस जिनका pH 8 से लेके 14 के दरमियान आपको मिलता है। ठीक है, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, एक एक करके इनको कंबाइन करना है, OH को कंबाइन करना है पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के साथ और ये देखना है कि इनकी कॉम्बिनेशन से आपको किस किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। व्हेन यू कंबाइन Na विथ OH तो इससे आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। एंड बाय द वे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं आपको कॉमन नेम भी बताता जाता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली रेफर्ड एज कॉस्टिक सोडा, इसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो कॉस्टिक सोडा को जब हम क्या करेंगे, जब हम कंबाइन करते हैं HCl के साथ, ऑब्वियसली इट्स अ बेस, व्हेन यू कंबाइन इट विथ एसिड इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा, NaCl मिलेगा along with a molecule of water. The same applies on magnesium hydroxide as well, MgOH whole twice। इसकी भी कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे किसके साथ, with HCl, you gotta take 2 molecules, it's going to produce MgCl2 और उसके साथ ही एक मॉलिक्यूल आपको पानी में मिलेगा। ठीक है, so you will get what? You will get a molecule of magnesium chloride and water when you combine magnesium hydroxide with HCl. ये दोनों तो हो गए। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको आप क्लासिफाई कर सकते हो एज हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच बेसिकली वाटर अब्सॉर्बर्स, जो पानी को जज्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, जिनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हम कहेंगे। ठीक है, तो पानी को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी इसमें मौजूद है, तो देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड एज हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स। सॉलिड्स की हालत में मौजूद होते हैं और इनको रिएक्शन करवाया जाए एसिड्स के साथ तो ये प्रोड्यूस करते हैं बेस, और when they are combined with acids they tend to produce salts and water। ठीक है, ये तो बात हो गई सोडियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा याद करें, जो पहले मैंने आपको बात बताई है। एल्युमिनियम ऑक्साइड्स आर जनरली क्लासिफाइड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों मौजूद होते हैं। अगर उसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाया जाए तो वो बेस के तौर पर काम करेगा, और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यही कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी। बोथ एल्युमिनियम ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्लासिफाई होते हैं एज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक होने की वजह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप कंबाइन कर सकते हो विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, दोनों के साथ कंबाइन करोगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको एसिड के साथ मिलाएं, यू वुड नीड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। कॉम्बिनेशन जब होगी तो आपको एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है along with 3 molecules of वाटर, पानी के 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। और जहाँ तक इसके बेसिक रिएक्शन का ताल्लुक है, AlOH whole thrice when it is combined with a single molecule of NaOH it produces Na ब्रैकेट में AlOH4 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। सोडियम
टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ये कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है व्हेन यू कंबाइन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन यू गॉट हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन वगैरह वगैरह। अगर हम इनको देखेंगे तो यू विल हैव दिस। पहले क्या कर लेता हूं यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SI। SI की कॉम्बिनेशन अगर OH के साथ होती है, इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ऑर्थो सिलिसिक एसिड। ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड हुआ। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यू गॉट अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ, बाकी 3 OH ग्रुप्स को आपने अटैच किया लाइक दिस। दिस इज व्हाट वी कॉल फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा यू गॉट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में स्ट्रक्चर इसका बनता है लाइक दिस, 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ और 2 OH ग्रुप्स को यहाँ पर लगाया। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। और इसके अलावा यू गॉट परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड में क्लोरीन के साथ 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं ऑक्सीजन के, और इसमें एक OH ग्रुप होता है। तो ये स्ट्रक्चर बना परक्लोरिक एसिड का। तो यू कैन क्लियरली सी, चाहे वो ऑर्थोसिलिसिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या परक्लोरिक एसिड है, इसमें एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो OH ग्रुप की तादाद है वो स्लोली एंड स्टेडली कम हो रही है। पहले में ऑर्थोसिलिसिक में 4 OH ग्रुप्स मौजूद थे, इट इज रिप्लेस्ड बाय 1 ऑक्सीजन जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन के, और क्लोरीन के केस में आपको 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक, जिसमें सबसे कमजोर एसिड ऑर्थोसिलिसिक एसिड है और सबसे ताकतवर एसिड परक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं ऑफ पीरियड नंबर 3 which are written before you। इसी के साथ ये हो गया है पीरियड नंबर 3 कंप्लीट। होपफुली यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल। नेक्स्ट टाइम होपफुली कोशिश करेंगे कि हम अल्कली मेटल्स को शुरू करें और उसमें जितनी डिटेल मौजूद है उसको समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।